इकोलॉजी के इस चैप्टर में जो पहला चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इसमें जैसे मैंने बीच में कई बार कहा कि सीक्वेंस थोड़ी आगे पीछे चलेगी, तो जो पोर्शन एनसीईआरटी ने शुरू में दे रखा है एबायोटिक फैक्टर्स का, अब हम वहां पर आ गए हैं। पहले ही मैंने पेज नंबर भी मेंशन कर दिया है। एबायोटिक फैक्टर्स एनसीईआरटी ने पेज नंबर 221 पर हमें दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। अब इनका डिस्कशन हम यहां पर लेते हैं एबायोटिक फैक्टर्स का। जो पहला एबायोटिक फैक्टर मैं ले रहा हूं वो एबायोटिक फैक्टर है लाइट। जैसा हम पहचानते हैं ऐसे तो पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम के सर्वाइवल में लाइट का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यही ओरिजिनल सोर्स है एनर्जी की। प्लांट भी जिससे भोजन बना रहे हैं उसकी जो एनर्जी सोर्स है वो भी क्या है, लाइट। एनसीईआरटी कैसी लैंग्वेज यूज करता है? एनसीईआरटी कहता है स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ लाइट अफेक्ट ऑर्गेनिजम्स। जब एनसीईआरटी कहता है स्पेक्ट्रल क्वालिटी, तो स्पेक्ट्रल क्वालिटी शब्द यूज करने से एनसीईआरटी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लाइट के स्पेक्ट्रम में अलग अलग वेवलेंथ है, उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको बोलेंगे स्पेक्ट्रल क्वालिटी। तो ये स्पेक्ट्रल क्वालिटी का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। अलग अलग वेवलेंथ्स का क्या प्रभाव है, क्योंकि सबका रोल एक जैसा नहीं है। अब मैंने लाइट के इस स्पेक्ट्रम को जो अवेलेबल है अर्थ पर आ रहा है सन से, तीन मुख्य भागों में बांट दिया। एक है 400 से 700 नैनोमीटर, ये सब वेवलेंथ चल रही है पूरी। ये जो वेवलेंथ की रेंज है, सिंबल बनाया वेवलेंथ का, वेवलेंथ की रेंज है 400 से 700 नैनोमीटर। बीच वाला हिस्सा जो देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। लिख के भी दिखाऊंगा उसको भी, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। 400 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ जिसकी होगी वो अल्ट्रावायलेट लाइट है, और 700 नैनोमीटर से ज्यादा जिसकी है वो इंफ्रारेड है। सबके अपने अपने रोल है, तो सबके रोल पर डिस्कशन आएगा। 400 से 700 नैनोमीटर पार, इससे कम वाले अल्ट्रावायलेट, और बाकी फिजिक्स में आप और नीचे भी जा सकते हैं, स्पेक्ट्रम में और भी चीजें हैं, पर हम यहां उस मुख्य स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं जो सन से अर्थ की ओर आ रहा है। हमें बाकी और स्पेक्ट्रम, पूरे रेडिएशन स्पेक्ट्रम की जरूरत नहीं है। और 700 नैनोमीटर से ऊपर इंफ्रारेड, इनके क्या क्या रोल है, ये डिवीजन किस प्रकार का है, ये पूरा का पूरा हिस्सा मिलकर, एक तो मैंने इसको पूरे के पूरे हिस्से को नाम दिया, सब मिलकर टोटल ISR, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। जो टोटल रेंज आ रही है रेडिएशन की अर्थ की ओर, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो ये तो टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है, जिसमें से प्लांट जिस भाग को फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर सकते हैं वो क्या है, वो है पार। पौधे अल्ट्रावायलेट से फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, इंफ्रारेड से नहीं कर रहे हैं, दे आर यूजिंग द रेंज 400 टू 700। हाँ, ये बात अलग है कि ये 400 टू 700 वही लगभग रेंज है जिसमें हम देख पाते हैं, विजिबल रेंज भी है, जो हमारे विजन की रेंज है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं निकालना है कि पौधा देख के फोटोसिंथेसिस कर रहा है, देखने से मतलब नहीं है उसका। यहां तो डिस्कशन चल रहा है किसका, फोटोसिंथेसिस का। तो पहले सबसे इसी का डिस्कशन आएगा। ये स्पेक्ट्रम देख ले, मेन डिवीजन, बीच में पार है 400 से 700, उससे नीचे अल्ट्रावायलेट, उसके तीन हिस्से डिवाइड किए हैं, तीनों को एक्सप्लेन करूंगा, UVA, UVB, UVC, और उधर इंफ्रारेड। सबसे पहले डिस्कशन आ गया पार का, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये बोला था ना मैंने, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, नाम से ही पता चलता है। नीट में इतने साधारण सवाल भी आए हैं कि पार का मीनिंग ही पूछ लिया कि पार का मीनिंग बताओ, तो सिंपल एकदम, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन।
रेंज भी पूछी गई है, आपको मिलेगा पुराने क्वेश्चंस में कि इसकी रेंज बताओ, मैंने लिखी है इधर 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की रेंज है जो प्लांट के लिए फोटोसिंथेटिकली एक्टिव है। मीनिंग लिखा तुरंत, रेंज ऑफ वेवलेंथ यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ये सोलर रेडिएशन की वो रेंज है जिसको प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर रहे हैं, वही पार कहलाती है। अब आप स्पेक्ट्रम में देख रहे हैं कि इस स्पेक्ट्रम में जो सन से अर्थ की ओर आ रहा है कुछ भाग पार का है और कुछ भाग पार का नहीं है। तो इसका मतलब एनसीईआरटी हमें बताता है कि पार का भाग कितना है। ये पॉइंट लिखा मैंने, इट इज अबाउट 50% ऑफ ISR। जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन अर्थ की ओर आ रहा है उसमें से लगभग 50% भाग पार का है। इसका मीनिंग मैं कैसे समझाता हूं, मैं ऐसे कहता हूं जैसे आप सपोज कोई एरिया ले लो, उस एरिया के अंदर अगर 100 रेज पड़ रही हैं सन की, ऐसे बनाऊंगा 100 नहीं है, अगर 100 रेज सन की पड़ रही हैं तो इनमें से 50 ही ऐसी होंगी जिनकी वेवलेंथ रेंज 400 से 700 के बीच में है। बाकी की वेवलेंथ या तो 400 नैनोमीटर से कम या 700 नैनोमीटर से ज्यादा। 100 रेज में से ओनली 50 विद इन 400 टू 700 नैनोमीटर। तो जब आप कहते हैं ना 50%, तो 50% का मीनिंग यह बनता है कि जितनी रेज अर्थ की ओर आई उनमें से लगभग 50% ही ऐसी हैं जिनकी वेवलेंथ रेंज 400 से 700 के बीच में है। बाकी ऐसी हैं कुछ जिनकी वेवलेंथ रेंज 400 से कम और कुछ ऐसी हैं जिनकी वेवलेंथ रेंज 700 से ज्यादा। तो इसका मतलब सोलर रेडिएशन में से कितना भाग हो गया पार का? लगभग 50%। अब ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे इसके आपको। ये क्वेश्चन फिर एग्जाम में आया हुआ, ये 2 से 10% नीट में पूछा गया क्वेश्चन। प्लांट्स यूटिलाइज अबाउट 2 to 10% ऑफ पार, मतलब पत्तियों पर जितना पार पड़ा, क्या पौधा उसको सारे को यूज कर लेगा? ना, इतनी एबिलिटी नहीं है पौधे की। हीटिंग वगैरह में बहुत सारा पार्ट जाता है, इसका भी ट्रांसपिरेशन वगैरह में रोल प्ले करता है। तो फोटोसिंथेसिस में इस पार का कितना भाग उपयोग हुआ? केवल 2 से 10%। फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, केवल फोटोसिंथेसिस में पार का केवल 2 से 10%। और अगर पार का 2 से 10% तो ISR का केवल 1 से 5%। ISR का केवल 1 से 5%। सही पहचाना। देखो मैं दोबारा बोलूंगा, पत्तियों पर जो लाइट पड़ रही है उसमें से पौधे किसको यूज करेंगे? पार को। सारे पार को यूज कर लेंगे? नहीं, 2 से 10%। पार का 2 से 10% तो ISR का 1 से 5, क्योंकि ISR तो बड़ा भाग है ना। अगर इसका 2 से 10 तो ये तो आधा है ना टोटल का। टोटल में से परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज आधी रह जाएगी, तो वो 1 से 5। मतलब इसको मैं कई बार क्लास में ऐसे कहता हूं कि अगर आपने 5 रुपए लिए तो ये 5 रुपए 100 के नोट में से कितना परसेंट है? 5%। लेकिन यदि आप 100 के बजाय उसके आधे में से परसेंटेज निकालें, 50 में से, तो यही 5 रुपए 50 रुपए में के हिसाब से परसेंटेज निकालोगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? 10%। तो आप किसके संदर्भ में परसेंटेज निकाल रहे हैं, वैल्यू बदल जाएगी। टोटल ISR के संदर्भ में कितना पार उपयोग हुआ? 1 से 5। पर पार के संदर्भ में वो कितना उपयोग हुआ? 2 से 10% उपयोग हुआ। सब NCERT की फैक्चुअल वैल्यूज बोल रहा हूं मैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाले पॉइंट्स है, ये यहां लिखा हुआ है। फिर भी किसी का मैथमेटिक्स साथ ना दे तो 5 रुपए, हाँ उससे काम चलेगा। 5 रुपए 100 रुपए का कितने परसेंट? 5%। यही 5 रुपए 50 का कितने परसेंट? 10%। तो वही 5 बदल जाएगा, कितने परसेंट वैल्यू आएगी। तो ये सब एकदम आसान और फैक्चुअल पॉइंट्स है, पूरे को एक बार ऑब्जर्व कर लेंगे। फिर अगली स्लाइड पर चलूंगा, लाइट के फैक्टर में जो अगला कंपोनेंट आएगा, पॉइंट आएगा डिस्कशन का।
अब पार के बाद डिस्कशन आ गया अल्ट्रावोलेट लाइट का। हमने कहा था ना 400 नैनोमीटर से कम लेफ्ट साइड में स्पेक्ट्रम में बनाया था अल्ट्रावोलेट लाइट। अल्ट्रावोलेट की जो वेवलेंथ है वो कम है पार की तुलना में। अब इसमें 3 भाग बांटे थे हमने। शुरुआत की किससे? यूवीसी। सबसे लेफ्ट साइड में देख लो, ये लिखा यूवीसी, यहां संभल के चलना होता है। ए इधर है, कई बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, एबीसी कर देते हैं, सब उल्टा हो जाता है। ए बी सी इधर से है, पार की तरफ ए है। डिस्कशन ले रहा हूं पहले किसका? सी का। यूवीसी की जो वेवलेंथ है वो 100 से 280 नैनोमीटर। वेवलेंथ केवल तब पूछेगा जब बहुत ही अच्छी रेंज का क्वेश्चन बनाना है, अदरवाइज तो मेन थ्योरेटिकल पॉइंट से काम चलेगा। अल्ट्रावोलेट में यूवीसी की वेवलेंथ सबसे कम है और इस अल्ट्रावोलेट को, यूवीसी को, ओजोन लेयर लगभग पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेती है और उस लोअर एटमॉस्फेयर में जो हमारे चारों तरफ है आने नहीं देती। यह बहुत खतरनाक है। ये आ जाएगी तो अर्थ पर लाइफ मेंटेन करना संभव नहीं होगा। तो यूवीसी को ओजोन लेयर लगभग पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है। एकदम आसान पॉइंट, कुछ भी इसमें कोई बड़ा टेक्निकल इश्यू नहीं है। मेन क्वेश्चन बनते हैं यूवीबी पर रेगुलर। यूवीबी 280 से 320 नैनोमीटर, इसकी वेवलेंथ भी याद रखें तो अच्छा है, क्योंकि इस पर रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें नीट 2020 में भी अभी इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। नीट 2020 में भी क्वेश्चन आया है इस पर। मेजर पार्ट जो है इसका, उसको भी ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। मेजर पार्ट ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन इसका कुछ भाग, सम पार्ट कम्स इनटू लोअर एटमॉस्फेयर, इसका कुछ भाग लोअर एटमॉस्फेयर में आता है। एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर, वो पैसे वाला एटीएम नहीं है। लोअर एटमॉस्फेयर में भी कुछ भाग आएगा। अब लोअर एटमॉस्फेयर में कुछ भाग आएगा तो तुरंत सवाल बनेगा उसके प्रभाव बताओ, इफेक्ट बताओ। इधर मेंशन किया एडवर्स इफेक्ट क्या है। ये स्किन कैंसर कॉज कर सकती है। ये जो स्किन कैंसर होता है ये होता है म्यूटेशन के कारण। म्यूटेशन कॉज करती है ये, डीएनए के अंदर जेनेटिक बदलाव क्रिएट कर सकती है अपनी हाई एनर्जी से, जिसके कारण स्किन कैंसर होता है। और ये स्किन कैंसर कहलाता है टेक्निकली ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम। ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम नाम, टेक्निकल नाम भी याद रखना है, सिंपल स्किन कैंसर भी याद रखना है। आइज पर बहुत एडवर्स इफेक्ट है, कॉर्निया को डैमेज करती है, जिसके कारण स्नो ब्लाइंडनेस होती है। यही स्नो ब्लाइंडनेस आया है जिसको मैंने कहा ना नीट 2020, यही स्नो ब्लाइंडनेस पूछा गया है। नीट 2020 में स्नो ब्लाइंडनेस के बारे में सवाल आया और बहुत क्लोज ऑप्शन रखे गए, बहुत करीबी ऑप्शन रखे गए। आंसर वो बना जो मैं क्लास में लिखता हूं, आंसर वो बना जो क्लास में लिखता हूं, जो ये पढ़ाया है, पहले भी ऐसे बताया है और बच्चे का आंसर बना है स्ट्रेट। अब यहां धोखा देता है, जब क्वेश्चन पूछा गया कि अल्ट्रावोलेट बी से स्नो ब्लाइंडनेस होता है, तो उसमें अलग अलग ऑप्शन दिए। एक ऑप्शन था कि कॉर्निया डैमेज हो जाता है अल्ट्रावोलेट बी से स्नो ब्लाइंडनेस में। क्वेश्चन में ही उसने लिखा हुआ था कि ये एंटार्क्टिक रीजन में, क्वेश्चन में लिखा हुआ था इन एंटार्क्टिक रीजन स्नो ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय, एक ऑप्शन दिया अल्ट्रावोलेट बी कॉजिंग डैमेज टू कॉर्निया। एक ऑप्शन देता है कि लाइट के ज्यादा रिफ्लेक्ट होने से स्नो ब्लाइंडनेस हो जाता है। ये बहुत क्लोज पॉइंट है। बच्चों को डाउट आया कि देखो ये बात तो सच है कि अगर एंटार्क्टिक रीजन में बर्फ जमी होगी तो बर्फ जमेगी तो उससे रिफ्लेक्शन होकर ज्यादा लाइट आएगी तो उससे कुछ डैमेज हो सकता है, पक्का। ये बात बच्चों ने मुझसे कितनी बार पूछी है, सर स्नो ब्लाइंडनेस में सर स्नो लिखा हुआ है, आप स्नो पे क्यों महत्व नहीं देते हो। मैंने उनको हर बार समझाया, भाई नाम में स्नो ब्लाइंडनेस लिखा हुआ है पर स्नो ब्लाइंडनेस में इसको महत्व मत दो, ज्यादा महत्व इस बात को दो कि अल्ट्रावोलेट का एडवर्स इफेक्ट हुआ। सर फिर एंटार्क्टिक का क्या मतलब है, ये लिखा ब्रैकेट में, एंटार्क्टिक रीजन के ऊपर ओजोन लेयर डैमेज्ड है। ओजोन लेयर डैमेज्ड है तो उसके कारण
अल्ट्रावायलेट बी ज्यादा मात्रा में नीचे आ रही है, जिसके कारण इस स्नो ब्लाइंडनेस के चांस वहां बढ़ गए। स्नो देख के ऐसा लगता है वहां कि यार बर्फ वाला आंसर लगा दो कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन वो मोर अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। ये बात सच है कि बर्फ से लाइट का रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, बट ये स्नो ब्लाइंडनेस का मुख्य कारण नहीं है। बहुत बार बोला है बच्चों को, और कितने बच्चों का डाउट आता है। और जब मैंने क्वेश्चन को एग्जाम में देखा पेपर आने के बाद, तब मुझे एकदम क्लियर फीलिंग आई कि देखो, जिस बात को क्लास में इतना दबाव देता हूं कि रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट पे नहीं जाना है, कॉर्निया डैमेज पे जाना है, आई डैमेज पे जाना है अल्ट्रावायलेट बी से, तभी आंसर बनेगा, वही आंसर गया। तो इसका मतलब ये एक्चुअल सही लॉजिक पहचानना है, धोखा देने के लिए ऑप्शन रखे जाते हैं। तो ये अल्ट्रावायलेट बी की जानकारी आ गई, जो अल्ट्रावायलेट में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रावायलेट बी। नेचुरल कंडीशन में सबसे ज्यादा खतरनाक अल्ट्रावायलेट बी ही है, ये मोस्ट डैमेजिंग है, मोस्ट डैमेजिंग है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि सी तो नीचे आई नहीं और अल्ट्रावायलेट बी ने इतना नुकसान पहुंचाया। अब नंबर आ गया ए का, सी का, अल्ट्रावायलेट सी। सी लिख दिया मैंने दोबारा से, कहां आ गया सी भी? हाँ देखो, मैंने गड़बड़ कर दी है, ये कर दिया। अल्ट्रावायलेट ए का 320 से 400 नैनोमीटर, और अंग्रेजी चल गई ना, बी के बाद सी आ गया। अल्ट्रावायलेट ए 320 से 400 नैनोमीटर, इसका केवल स्मॉल पार्ट ही एब्जॉर्ब करती है ओजोन लेयर, और अधिकतर भाग नीचे आता है, मेजर पार्ट लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर आता है। तो क्या यह भी कुछ नुकसान पहुंचाती है? यस, ये भी स्किन को डैमेज करती है, लेकिन मेरे शब्दों का अंतर पहचानना, मैंने स्किन डैमेज तो लिखा है, लेकिन अब मैंने स्किन कैंसर वर्ड का उपयोग नहीं किया। मतलब अल्ट्रावायलेट ए से कैंसर नहीं हो रहा है, इससे कैंसर नहीं हो रहा है। नेगेटिव इफेक्ट है आईज पर, यस, थोड़ा बहुत नुकसान कॉर्निया को ये भी पहुंचाएगी, लेकिन अब मैंने यहां पर ब्लाइंडनेस शब्द, स्नो ब्लाइंडनेस शब्द नहीं लिखा है। डैमेज तो है, पर इतना डैमेज नहीं है कि ब्लाइंडनेस हो जाए। मतलब अगर आप धूप में काम करते हुए किसान मजदूर को देखते हैं, तो उसकी जो स्किन क्वालिटी होती है, डैमेज होता है स्किन में, वो अल्ट्रावायलेट ए उसका एक बड़ा हिस्सा है। क्योंकि हम तो केवल डैमेज की बात कर रहे हैं, कैंसर की बात नहीं कर रहे हैं। कैंसर की बात करेंगे तो बी पर पहुंच जाएगा आंसर। सो सामान्य जो डैमेज है उसमें ए का रोल है ज्यादा, और थोड़ा बहुत नुकसान आइज को, ये भी कॉर्निया को पहुंचाती है। फिर मैंने कहा था ना रिफ्लेक्शन की बात, तो रिफ्लेक्शन का भी छोटा सा पॉइंट ले लिया। लाइट की कितनी परसेंटेज किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, उसको बोलते हैं एल्बिडो वैल्यू। परसेंटेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस, दैट इज कॉल्ड एल्बिडो वैल्यू। वैसे तो एल्बिडो वैल्यू अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, मतलब इसके बारे में बहुत डिस्कशन किया जा सकता है, पर हमें उतने की जरूरत नहीं पड़ती है। एनसीईआरटी मेंशन नहीं करता इसको, तो छोटी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है, उतना क्वेश्चन नहीं आता है। एल्बिडो वैल्यू आपको ये केवल सीक्वेंस याद करनी है। स्नो से सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है, मिरर की तरह काम कर रही है स्नो। फिर सैंड, रेतीली जो सरफेस होगा, रेतीले सरफेस से भी काफी रिफ्लेक्शन होगा, और फॉरेस्ट से बहुत कम, क्योंकि फॉरेस्ट तो कोई लगातार सरफेस नहीं है ना, पत्तियों के सरफेस पर लाइट पड़ेगी, उसमें यूज भी होगी, ट्रांसमिट होगी, स्कैटर होगी, तो बहुत कम रिफ्लेक्शन होगा। स्नो से लगभग 80% लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है। सैंड से लगभग 30-35% लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है। फॉरेस्ट से लगभग 5% लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है। लेकिन आपसे परसेंटेज नहीं पूछेगा, इतने बड़े सवाल नहीं आते हैं, एनसीईआरटी टच नहीं करता है कि आपसे इनकी कोई एक्चुअल परसेंटेज पूछने लगे। आपको तो मेन ये याद रखना है कि भैया स्नो से काफी ज्यादा रिफ्लेक्शन है, फिर सैंड और फॉरेस्ट उसके बाद आ रहा है। ये इनका ही नाम क्यों है? आप कहेंगे कुछ और ले लो, मेरे घर की छत। ओ भैया, घर की छत का एग्जाम्पल में नहीं आएगी, यह देखा जाएगा कि जो ओपन एरिया पड़ा है धरातल का,
अर्थ के सरफेस का, उसमें से मुख्य एग्जाम्पल लिए जाएंगे तो ये उसी के मुख्य एग्जाम्पल लिए गए। या तो खुले क्षेत्र में जंगल उगे हुए हैं, जंगल उगने लायक जमीन नहीं है तो हो सकता है सैंड होगी, और इनमें से कुछ नहीं है तो हो सकता है बर्फ जमी होगी। इस हिसाब से एग्जाम्पल लिए गए हैं जिनका कंपैरिजन किया गया है। फिर इसके बाद पॉइंट आ गया अगेन एनसीईआरटी का पॉइंट। एनसीईआरटी कहता है कि लाइट एनिमल्स में यह प्रभाव भी रखती है कि वो उनकी फोरेजिंग या फीडिंग को प्रभावित करती है। लाइट ऑल्सो अफेक्ट्स फोरेजिंग और फीडिंग। फोरेजिंग पहले तो अंग्रेजी महान लिखेगा, फीडिंग लिखेगा नहीं, फोरेजिंग लिखेगा। भोजन ग्रहण करना ही फोरेजिंग कहलाता है। फीडिंग की बात कर रहा है तो लाइट कैसे फीडिंग को अफेक्ट कर रही है? बिल्कुल अपने आप पे सोच कर देखो, हमारे भी भोजन ग्रहण करने का जो साइकिल है वो लाइट से प्रभावित होता है। सुबह सोकर उठे, क्या हमारे सोने जागने का साइकिल भी लाइट से प्रभावित हो रहा है? यस। फिर सुबह सोकर उठ गए तो हमने सुबह के खाने को हम क्या करें? ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच, रात्रि में डिनर। अरे तो भैया ये सुबह, दोपहर और रात्रि किसके प्रभाव से है? लाइट। ऐसे ही दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी कोई सुबह के समय शिकार करता है, कोई शाम के समय शिकार करता है, कोई रात्रि में शिकार करता है, नॉक्टर्नल है। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्या लाइट भी ऑर्गेनिजम्स की फीडिंग को भी प्रभावित कर रही है? बिल्कुल कर रही है, करेक्ट पॉइंट है। फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा एनसीईआरटी ने कि लाइट प्लांट्स और एनिमल्स में रिप्रोडक्शन को भी प्रभावित करती है। ये अपने आप में टेक्निकल पॉइंट है। रिप्रोडक्शन को प्रभावित करती है कहने का मतलब क्या हुआ? प्लांट्स में रिप्रोडक्शन को प्रभावित करने का मतलब है फोटोपीरियोडिज्म। इफेक्ट ऑन फ्लावरिंग। बहुत सारे प्लांट्स में लाइट की ड्यूरेशन, फोटो पीरियड, ये प्रभावित करता है, ये अफेक्ट रखता है कि कितनी ड्यूरेशन मिलेगी, उसी के अनुसार फ्लावरिंग इंड्यूस होगी वरना नहीं होगी। दैट वी कॉल फोटोपीरियोडिज्म, जो आपकी प्लांट फिजियोलॉजी का, आपके सिलेबस का भी हिस्सा है, जहां आप प्लांट फिजियोलॉजी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर में फोटोपीरियोडिज्म का डिटेल पढ़ते हो। इसका मतलब प्लांट्स में फ्लावरिंग या रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी दैट इज अफेक्टेड बाय लाइट ड्यूरेशन। लाइट ड्यूरेशन से, फोटो पीरियड से अफेक्ट हो रही है, लाइट की ड्यूरेशन से अफेक्ट हो रही है। कई सारे एनिमल्स में भी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है वो सीजनल होती है। और जैसे ही मैंने एग्जांपल लिखा एक्सप्लेन करने के लिए आपको सीजनल रिप्रोडक्टिव साइकिल, तो तुरंत पॉइंट क्लियर हो गया। सीजनल चेंज ऑल्सो अफेक्टेड बाय ड्यूरेशन ऑफ लाइट। इसका मतलब ड्यूरेशन ऑफ लाइट ऑल्सो अफेक्ट्स प्लांट रिप्रोडक्शन एज वेल एज एनिमल रिप्रोडक्शन इन मैनी एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स में भी इसका प्रभाव है रिप्रोडक्शन में। तो ये पॉइंट भी मैंने एनसीईआरटी का एक्सप्लेन किया। फिर इसके साथ जोड़कर एनसीईआरटी और क्या कहता है, सब एक स्टेटमेंट में जोड़ा उसने। लाइट ऑल्सो यूज्ड एज अ क्यू, महान अंग्रेजी, क्यू का मतलब संकेत, फॉर माइग्रेटरी एक्टिविटीज। माइग्रेशन बर्ड्स वगैरह करती हैं तो उसके लिए भी लाइट एक संकेत के रूप में उपयोग होती है। बिल्कुल सच बात है, लाइट एक संकेत के रूप में उपयोग होती है। आप एक बात बताओ, अगर जैसे कोई बर्ड्स आती हैं इंडिया में, फ्रॉम साइबेरिया टू इंडिया, साइबेरिया से इंडिया में ये बर्ड्स आती हैं, साइबेरियन क्रेन्स। ये कब आती हैं? विंटर में आती हैं। आपको ऐसा बताया जाता है कि ये विंटर में आती हैं। ये विंटर शुरू होने पर, पूरी सर्दी साइबेरिया में आ जाए तब नहीं आती हैं। लाइट की ड्यूरेशन घट जाने पर ही इनको पहले से ही पता चल जाता है। मतलब मेरा पॉइंट यह है कि क्या ये इस बात का इंतजार करेंगी कि साइबेरिया में सर्दी आ जाएगी पूरी, जब ठंडक हो जाएगी उससे परेशान होकर आएंगी? ना, परेशानी पैदा होने की स्थिति आने का संकेत इनको लाइट से मिल जाएगा कि लाइट की ड्यूरेशन जब कम होने लगी साइबेरिया में, नाउ इट इज टाइम टू गो टू इंडिया।
सो लाइट इज यूज्ड एज अ क्यू मतलब संकेत के रूप में लाइट को यूज कर रही हैं और इंडिया में आएंगी। और फिर गर्मी की शुरुआत होने पर ये साइबेरिया वापस जाती हैं। तो क्या ये पूरी गर्मी इंडिया में हो जाने देती है, जब मुसीबत होती है तब जाती है? नहीं, पहले ही वापस चली जाती हैं। लाइट की ड्यूरेशन बढ़ने लगती है तो वो भी इनके लिए एक संकेत होता है, देन बैक टू साइबेरिया। तो इसका मतलब ये सारे पॉइंट मैंने यहां एनसीईआरटी के ये मेंशन कर दिए। फोरेजिंग से रिलेशन है, प्लांट एनिमल रिप्रोडक्शन से है, माइग्रेशन से रिलेशन है, एग्जाम्पल दे दिया। फिर उसके बाद एनसीईआरटी कहता है, बिना इन टर्म्स का नाम लिए, एनसीईआरटी कहता है कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो दूसरे बड़े ट्रीज की जो कैनोपी होती है, जो उसका पूरा ऊपर ट्री का फैलाव होता है, उसको जो ट्री का वृक्ष वितान जिसको हिंदी में कहते हैं, उस कैनोपी के नीचे जो छांव होती है उसमें उगना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही प्लांट्स को कहते हैं स्क्योफाइट्स। दे आर कॉल्ड स्क्योफाइट्स। दे आर शेड लविंग प्लांट्स, मतलब दे प्रेफर टू ग्रो इन लो लाइट इंटेंसिटी। ऐसे प्लांट्स हैं जो लाइट की कम तीव्रता में, कम इंटेंसिटी में ग्रो करना पसंद करते हैं, वो स्क्योफाइट्स हैं, शेड में ग्रो कर रहे हैं। शेड लिख दिया तो ट्री कैनोपी अपने आप कवर हो गया। शेड कौन करेगा? हम थोड़ी छाता लेके गए जंगल में कि आओ बेटा तुमको छांव में रखेंगे। तो इसका मतलब शेड में ग्रो कर रहे हैं। तो इसी शेड को एनसीईआरटी क्या कह रहा है? ट्री कैनोपी बोल रहा है। इसी शेड को ट्री कैनोपी बोल रहा है। ऐसे मैंने दो सिंपल एग्जांपल दे दिए। पोथोज मनी प्लांट है, और ब्रायोफाइट आप जानते ही हैं, दे ग्रो इन शेड एंड मॉइस्ट एरियाज, शेडी एंड मॉइस्ट एरियाज। ये कॉमन पॉइंट है, ब्रायोफाइट्स में पढ़ते हैं। तो ये स्क्योफाइट्स है। इसका उल्टा केस, कुछ प्लांट्स हैं जो फुल सनलाइट में गुड इंटेंसिटी में ग्रो करते हैं, दे आर कॉल्ड हेलियोफाइट्स। HELIO, हेलियो। हेलियो शब्द का अर्थ ही है सन, तो ये कहलाते हैं सन लविंग प्लांट्स। दे प्रेफर टू ग्रो इन फुल सनलाइट, फुल इंटेंसिटी। और जैसे वीट है, सनफ्लावर है, और बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल का यहां कोई बड़ा महत्व नहीं है, ये तो ऐसे आपको समझाने के लिए दे दिए। टर्म आने चाहिए, एग्जाम्पल नहीं पूछेगा आपसे। टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी ने इनकी थ्योरी ली है, टर्म बेशक से नहीं बताए पर इनकी थ्योरी ली है। फिर आखिरी में एनसीईआरटी यहां पर क्या डिस्कशन लेता है? यहां पर एनसीईआरटी डिस्कशन लेता है कि समुद्र में 500 मीटर से अधिक गहराई में जहां कभी लाइट नहीं गई है, परपेचुअल डार्कनेस, हमेशा से अंधेरा है, परपेचुअल, लगातार हमेशा से अंधेरा बना हुआ है, परपेचुअली डार्क एरियाज है। हाँ, मैं बोलता हूं ना, महान अंग्रेजी यूज करता है ना, परपेचुअल डार्कनेस है। तो अब बच्चा तो अगले सवाल तक तो जा ही नहीं पाता, बच्चा बेचारा इधर परपेचुअली में परेशान हो जाता है। और एक और अंग्रेजी में महान वर्ड लिखता है, सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बच्चा कहता है सेलेस्टियल सोर्स मतलब जो आपको इस ब्रह्मांड में उपलब्ध है, जो मतलब आपको यहां पर बड़ी जो सेलेस्टियल बॉडीज है, अर्थ, सन, उन सब के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन है। तो यहां पर ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। तो आपसे कहता है फिर ऐसे एरिया में कौन पाए जाएंगे? एकदम सिंपल आंसर, पाए जाएंगे कीमोऑटोट्रॉफ्स, जो सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसी केमिकल का ऑक्सीडेशन करके, जो भी केमिकल वहां उपलब्ध हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जैसे भी हो, उनका उपयोग करके वो अपनी भोजन को तैयार कर रहे हैं, वो ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं। ये कहानी लाइट के फैक्टर से संबंधित ये सारी की सारी स्टोरी लाइट की बता दी है। फैक्टर्स में जो अगला डिस्कशन आता है हमारा, वो डिस्कशन है टेम्परेचर का। टेम्परेचर के बारे में सबसे पहला पॉइंट जो आपको जानना होता है, ऑर्गेनिजम्स के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करने वाला ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। यही पहले लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ऑर्गेनिजम्स को, और ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करेगा तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन को, मतलब वो उस क्षेत्र में पाए जाएंगे, किसी क्षेत्र में उस पर्टिकुलर एरिया के टेम्परेचर के हिसाब से, या नहीं पाए जाएंगे। ये उसको का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है एंजाइम्स पर, और एंजाइम्स ही क्या चला रहे हैं बॉडी का? मेटाबॉलिज्म।
अगर मेटाबॉलिज्म ही नहीं चल पाएगा तो ऑर्गेनिज्म कहां से रहेगा? इसका मतलब यह हुआ जिस एरिया में ऑर्गेनिज्म का एंजाइम ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर टेम्परेचर बाहर का सुटेबल नहीं है और मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं चल रहा है, तो ऑर्गेनिज्म वहां से भाग जाएगा या मारा जाएगा, वहां सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने वाला फैक्टर कौन हुआ ज्यादा इंपॉर्टेंट? दैट इज टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें कई बार बच्चे सवाल करते हैं सर पानी का भी महत्व है। बिल्कुल है, एनसीईआरटी उसको कहता है कि वो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बॉडी के अंदर पानी थोड़ा स्टोर भी हो सकता है, ये सब अलग अलग कहानी। टेम्परेचर में आप क्या देखेंगे, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म यदि बर्ड्स और मैमल्स को छोड़ दें, बर्ड्स और मैमल्स को छोड़ दें, तो बाकी दूसरे ऑर्गेनिजम्स बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करते। इसका मतलब फॉर मोस्ट ऑर्गेनिजम्स एक्सटर्नल टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट डायरेक्टली अफेक्ट एंजाइम्स। तो इसका मतलब ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में, फॉर मोस्ट ऑर्गेनिजम्स, एक्सटर्नल टेम्परेचर का इफेक्ट किस पर पड़ेगा? मेटाबॉलिज्म पर, क्योंकि वो टेम्परेचर रेगुलेशन करने की एबिलिटी नहीं रखते। जो ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके एंजाइम्स या उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है वही मेटाबॉलिज्म को सीधे सीधे प्रभावित कर रहा है, क्योंकि उनके पास अपना टेम्परेचर इंटरनली कंट्रोल करने की एबिलिटी नहीं है, टेम्परेचर कंट्रोल एबिलिटी नहीं है। इस कारण से टेम्परेचर नंबर 1 फैक्टर माना जाता है। फिर उसके बाद आया पॉइंट यहां पर कि चेंज इन टेम्परेचर। एनसीईआरटी का पॉइंट लिया कि क्या किसी एरिया में एकदम कांस्टेंट टेम्परेचर बना हुआ है? नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं बना हुआ है। क्या क्या कारण हो सकते हैं टेम्परेचर बदलाव के? सीजनल चेंजेस हो सकते हैं। हर जगह सीजनल चेंजेस एक जैसे नहीं है। अर्थ से के ऊपर आप इक्वेटर से कितनी दूरी पर हैं इस पर प्रभाव पड़ेगा। ट्रॉपिकल रीजन में कंडीशन साल भर लगभग एक जैसी है, लेकिन आप जब ट्रॉपिकल रीजन से दूर हटते हैं, इक्वेटर से दूर हटते हैं, पोल्स की ओर जाते हैं, तो सीजनल चेंजेस का जो प्रभाव है वो काफी ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण वहां पर सीजनल बदलाव में टेम्परेचर इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो एक तो सीजनल कंडीशंस आ गई टेम्परेचर चेंज के लिए। फिर मैंने सीजन के साथ किसी पर्टिकुलर सीजन में भी कितना टेम्परेचर होगा, दैट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। जो ट्रॉपिकल रीजन्स है उसमें एनसीईआरटी भी मेंशन करता है टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ऊपर जा सकता है। ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से हैं? जो इक्वेटर के क्लोज हैं, इक्वेटर के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। और जैसे आप इक्वेटर से दूर जाएंगे पोल्स की ओर, जब बायोम्स का बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा था तब समझाया था अर्थ के सेंटर की जो एक इमेजिनरी लाइन है हॉरिजॉन्टल, वो क्या है? वो इक्वेटर है। और जैसे आप उससे दूर जाते हैं तो पोल्स की ओर जाते हुए टेम्परेचर में कमी आती है और ये टेम्परेचर सब जीरो तक जा सकता है। ये माइनस नहीं है, जीरो पे कोई माइनस नहीं लगता है, सब जीरो लिखा है। तो इसका मतलब फ्रॉम मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस टू लेस देन 0 डिग्री। तो ये टेम्परेचर किसके कारण ये बदलाव चेंज आए? अगर मैं टेक्निकल अपना पुराना वर्ड यूज करूं, लैटिट्यूड। इक्वेटर से पोल की ओर जाते हुए जो बदलता है वो क्या बदलता है? लैटिट्यूड। बायो में पढ़ा है मैंने ये लैटिट्यूड। अब क्या ऊंचाई बढ़ने से भी टेम्परेचर में अंतर आते हैं? वो है ऑल्टीट्यूड। ऊंचाई बढ़ने पर जो बदलाव आते हैं वो है ऑल्टीट्यूड। आप देखो ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ जमी रहती है, हिल स्टेशंस पर ठंड होती है, तो इसका मतलब जब आप ऊपर की ओर अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर में कमी आती है, यही लिखा है। ऑल्सो डिक्रीज विद कौन? टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड बढ़ने पर भी टेम्परेचर में कमी आएगी और लैटिट्यूड बढ़ने पर भी, क्योंकि इक्वेटर क्या है? 0 डिग्री लैटिट्यूड है। पोलर रीजन क्या है? 90 डिग्री लैटिट्यूड है। तो इसका मतलब ये लैटिट्यूड का भी फैक्टर हो गया, ऑल्टीट्यूड का भी यहां पर ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया।
ये पॉइंट पहले भी आपको समझाया, एनसीईआरटी की थ्योरी है। अगर किसी को नहीं दिमाग में बैठे तो मैं और पॉइंट यहां पर ऐड करता हूं। देखो जरा क्या समझाया था, ये समझाया था आपको कि अगर ये अर्थ है, अर्थ पे पर ये सेंटर की इमेजिनरी लाइन लैटिट्यूड की लाइन कहलाती है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, यही क्या है, इक्वेटर है। यहां से 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ, इस रीजन को क्या बोला था मैंने, ट्रॉपिकल रीजन। इसी को एनसीईआरटी कह रहा है कि इसमें हाई टेम्परेचर रहेगा। सन सीधा ऊपर पड़ता है अर्थ के यहां सेंटर पर, तो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है। और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे तो ये 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, और ये पोलर रीजन आ गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। ऊपर की ओर देखें तो नॉर्थ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया एग्जैक्ट 90 डिग्री पर यहां पर। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जा रहे हैं यहां बर्फ जमा रहती है, स्नो कवर्ड एरिया बताया था, ये पूरा 60 डिग्री नॉर्थ के ऊपर पोलर रीजन है, ये बर्फ जमी रहती है, तो यहां टेम्परेचर ज्यादा बताया। और जैसे जैसे दूर हटेंगे इक्वेटोरियल रीजन से या ट्रॉपिकल रीजन से तो टेम्परेचर में कमी आएगी। इसी प्रकार से क्या समझाया, यदि अर्थ पर कहीं पहाड़ हो, यहां सपोज पहाड़ खड़ा कर दिया है, तो इस पहाड़ के बेस में यहां टेम्परेचर इसके जैसा जैसा यहां होगा वैसे ही पहाड़ के बेस पे होगा, लेकिन जब आप पहाड़ पर चढ़ेंगे तो टेम्परेचर में कमी आएगी, टेम्परेचर में कमी आएगी। तो लैटिट्यूड बढ़ाएं या ऑल्टीट्यूड बढ़ाएं, टेम्परेचर कम होगा। यह पॉइंट एनसीईआरटी यहां टेम्परेचर के फैक्टर में भी रिपीट करता है, मैंने भी दोबारा बता दिया। हां, आप यह सवाल कर सकते हैं, सर पहाड़ पे तो ऊंचाई पे जाते हैं, तो ऊंचे पहाड़ पर जाने पर तो सर हम तो सन की तरफ जा रहे हैं, सूरज की तरफ जा रहे हैं, तो सूरज के पास जा रहे हैं तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए ना। भाई ये साइंस कमजोर वाली बात हो गई। सूरज है 15 करोड़ किलोमीटर दूर, आप एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर 15 करोड़ में से कितना चल दिए, दूरी से मैटर नहीं है। अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर की जो हीटिंग होती है वो रिफ्लेक्टेड लाइट से होती है, जो अर्थ से टकराकर वापस ऊपर जाती है। जितना ऊपर चले जाएंगे ऊंचे पहाड़ पर, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी हीटिंग कम हो जाएगी, तो नीचे हीटिंग ज्यादा, ऊंचे पहाड़ पर हीटिंग कम। इस कारण से ऊंचे पहाड़ों पर भी टेम्परेचर कम और पोलर रीजन में भी टेम्परेचर कम। दोनों के अलग अलग कारण बता दिए। वहां यहां सन सीधा है, सीधा ऊपर पड़ता है, यहां पर लाइट तिरछी जाती है, टेम्परेचर कम। ऊंचे पहाड़ पर इसलिए हीटिंग कम है, बिकॉज हीटिंग ऑफ लोअर एटमॉस्फेयर इज नॉट बाय डायरेक्ट लाइट, इट इज बाय रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। इसलिए जितना ऊंचाई पर जाएंगे रिफ्लेक्टेड लाइट का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। तो ये पूरा पॉइंट आ गया इसके लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड के बारे में यहां पर। अब पॉइंट आ गया आगे यहां पर, और इसी से रिलेटेड आगे एनसीईआरटी क्या पॉइंट लेता है। एनसीईआरटी कहता है यहां पर थर्मल स्प्रिंग्स एंड, ये एक्स्ट्रा एग्जांपल लिए उसने, ये तो होगी सामान्य जानकारी टेम्परेचर कम होने की, बढ़ने की, लेकिन कहता है कुछ एक्सट्रीम हैबिटेट्स पाए जाते हैं। थर्मल स्प्रिंग्स है, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स है, इनके अंदर टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ज्यादा हो सकता है। थर्मल स्प्रिंग में जो पानी आ रहा है वो कहां आ रहा है, अर्थ के अंदर से बाहर आ रहा है। कहीं कहीं अर्थ में ऐसे क्रैक्स बने होते हैं जहां आपको थर्मल स्प्रिंग्स में अंदर से गर्म पानी उबलता हुआ दिखता है। तो वो अंदर से जो उबल के आ रहा है वो कहां से, अर्थ की इंटरनल हीटिंग से गर्म हो रहा है वो पानी। हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो होते हैं गहरे समुद्रों में, तो वहां पर भी वो इतनी गहराई हो जाती है कि अर्थ का जो इंटरनल पार्ट है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, बेसिक ज्योग्राफी बताएगी आपकी जो आपने लोअर क्लास में पढ़ी है, कि अर्थ के अंदर
जो मोल्टन पार्ट है, पिघला हुआ पार्ट भी है अंदर, जहां से वो लावा आता है निकल के, अगर ज्वालामुखी फट जाए तो अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसी के कारण इसमें हीटिंग होती है, चाहे थर्मल स्प्रिंग हो, चाहे डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो, जिनमें 100 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर पाया जा सकता है। ये एक्सट्रीम हाईली टेम्परेचर, ये नॉर्मल हैबिटेट नहीं है, एक्सट्रीम हैबिटेट है जहां पर कुछ ऑर्गेनिजम्स पाए जा सकते हैं। इन दीज केसेस हीटिंग इज ड्यू टू इंटरनल टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ये इंटरनल टेम्परेचर ऑफ अर्थ के कारण ये हीटिंग हो रही है, तो ये टेम्परेचर के वेरिएशन की बात यहां पर आ गई। फिर उसके बाद ये आप पढ़ते हैं, प्लांट डाइवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, इन थर्मल स्प्रिंग्स के अंदर थर्मो एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया के एग्जाम्पल पढ़ते हैं ना, उसमें तो एग्जाम्पल डिटेल वाला पॉइंट जो है वो वहां पर आता है, ये मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। थर्मो एसिडोफाइल्स जो आर्की बैक्टीरिया का एक ग्रुप है, जिसमें ऐसे थर्मोफिलिक और एसिडिक एनवायरनमेंट को बियर करने वाले, क्योंकि इनमें अक्सर सल्फर कंटेंट पाया जाता है तो एसिडिक एनवायरनमेंट भी होता है, इस कारण से इस प्रकार के बैक्टीरिया इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये भी एनसीईआरटी कहता है कि टेम्परेचर, हमने कहा ना अफेक्ट करेगा ऑर्गेनिजम्स के डिस्ट्रीब्यूशन को, एनसीईआरटी का अपना तरीका है स्टोरी सुनाने का। एनसीईआरटी कहता है कि जैसे आम के पेड़ हैं, वो क्योंकि आम ट्रॉपिकल क्षेत्र का एक प्लांट है, तो इंडिया का जो ट्रॉपिकल क्षेत्र है या सब ट्रॉपिकल क्षेत्र है, सब ट्रॉपिकल तक मिल जाएगा, ट्रॉपिकल में मिलेगा, सब ट्रॉपिकल में मिलेगा आम। एनसीईआरटी ट्रॉपिकल लिखता है उसको, लेकिन ये सब ट्रॉपिकल तक भी मिलता है। लेकिन कहां नहीं मिलता, प्लांट को कहता है कि ये ट्रॉपिकल रीजन का प्लांट है। कहां नहीं मिलता, कहता है कनाडा में, जर्मनी में आम नहीं पाया जाता है। तो क्यों नहीं पाया जा रहा? क्योंकि उनका जो एनवायरनमेंट है वो टेम्परेट है, उनका जो एनवायरनमेंट है वो टेम्परेट है। जो मैंने अभी आपके सामने बनाया था, इसका पॉइंट दे देता हूं, ये देखो, इसका यूज कर लेता हूं, देखो ये ट्रॉपिकल, ये सब ट्रॉपिकल, यहां तक मिल जाएगा। एनसीईआरटी सब ट्रॉपिकल वर्ड यूज नहीं करता, तो इसका मतलब उसने ये भी इसी में मिला लिया है पूरा। ये टेम्परेट, पोलर से जस्ट नीचे टेम्परेट है। इन क्षेत्रों में यूरोप के भाग हैं, कनाडा का भाग है, अमेरिका का ऊपरी भाग है, तो इन क्षेत्रों में ये टेम्परेट रेंज है, इनका टेम्परेचर काफी कम है, तो इन क्षेत्रों में आम जैसे पेड़ उगते नहीं है। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्षेत्र के प्लांट है। फिर एकदम सामान्य जानकारी, स्नो लेपर्ड, ये पोलर रीजन में मिलता है। स्नो लेपर्ड पोलर रीजन में मिलता है। कहता है कहां नहीं मिलता? केरला में, क्योंकि केरला तो ट्रॉपिकल में है, केरला फिर से ट्रॉपिकल में है, बहुत हैवी रेनफॉल होता है, ट्रॉपिकल क्षेत्र के अंदर आता है। तो और स्नो लेपर्ड के नाम से ही पता चल रहा है, बर्फ में मिलता है, पोलर रीजन में मिलता है। फिर एक एग्जांपल एनसीईआरटी देता है कि समुद्र में भी इसका प्रभाव है। जो एक फिश है, ट्यूना फिश, ये समुद्र में ट्रॉपिकल क्षेत्र में ही मुख्य रूप से पाई जाती है। कहता है ट्रॉपिकल से बाहर इसके पाए जाने की संभावना बहुत ही कम है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई एकदम दीवार लगी हुई है, यहां से आगे जाएंगे ही नहीं, थोड़े बहुत तो जा सकते हैं ना। कहता है कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स के बाहर इसके पाए जाने की संभावना बहुत ही कम है। तो इसका मतलब आपके दिमाग में ये बात बैठनी चाहिए एनसीईआरटी के एग्जांपल सहित कि ऑर्गेनिजम्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म कहां पाए जा रहे हैं, टेम्परेचर का प्रभाव है। ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स यूज कर लिए। फिर आगे चलूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। फिर पॉइंट आ गया यहां बर्गमैन्स रूल का, टेम्परेचर से रिलेटेड, ये सब टेम्परेचर के फैक्टर में चल रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इस पर क्वेश्चन बनता है तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। पहले तो रूल का रट्टा लगा लेंगे। रूल कहता है मैमल्स जो ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनका बॉडी साइज अपनी स्पीशीज के उन ऑर्गेनिज्म से बड़ा होता है जो गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कहता है रूल, मैमल्स इन कोल्डर रीजन्स हैव लार्जर बॉडी साइज देन द मेंबर्स ऑफ देयर स्पीशीज इन वार्मर एरियाज। वार्मर एरियाज की तुलना में जो कोल्डर रीजन में पाए जाने वाले मेंबर्स हैं उनका बॉडी साइज बड़ा है। इसका मतलब कोल्डर रीजन में बॉडी साइज का बड़ा होना कोई एडेप्टेशन है, कोई एडेप्टेशन है। इट मींस लार्जर बॉडी साइज हैज बेटर सर्वाइवल इन कोल्डर रीजन।
ये मेरा काम है साबित करना कि ऐसा क्यों कह रहा है एनसीईआरटी, क्योंकि मैंने कहा ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं यहां पर। अब जरा कंपेयर करते जाएंगे, आपके सामने कई सारी चीजें मेंशन करूंगा। ये मैंने एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाकर एक स्मॉल बॉडी का केस लिया, एग्जांपल लिया। अपना बेसिक मैथमेटिक्स यूज करना है, बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। बेसिक मैथमेटिक्स कहता है सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये पक्का याद रखना चाहिए। सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब स्मॉल बॉडी साइज में तो ये छोटा रेडियस है। अब इसके संदर्भ में आप कोई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो कैलकुलेट करेंगे। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम कंपेयर करूंगा आपके सामने, इसका रेशो निकालेंगे, जो भी आएगा लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसकी तुलना करेंगे। अगर सपोज आप इन दोनों की तुलना करते हैं, या ऐसा माने जो समझना आसान है, पहले बॉडी साइज स्मॉल था, अब ये लार्ज हो गया। अब अप्लाई करना, खुद अप्लाई करना है, छोटा छोटा स्टेप चलाऊंगा। जब बॉडी साइज लार्ज हुआ तो क्या सरफेस एरिया बढ़ गया? आपके सामने दिख रहा है, हां बढ़ गया। जब बॉडी साइज लार्ज हुआ तो क्या सरफेस एरिया बढ़ गया? यस। फिर जब बॉडी साइज लार्ज हुआ तो क्या वॉल्यूम भी बढ़ गया? यस। हाँ, टाइम देता हूं आपको खुद सोचने का। जब बॉडी साइज लार्ज हुआ सरफेस एरिया बढ़ा? यस। वॉल्यूम बढ़ा? यस। अब ये बताओ सरफेस एरिया और वॉल्यूम में से ज्यादा कौन बढ़ा? वॉल्यूम, बिकॉज वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इट मींस अगर आप लार्ज बॉडी साइज का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो निकालोगे और स्मॉल बॉडी साइज का निकालोगे तो सरफेस एरिया बढ़ा? यस। वॉल्यूम बढ़ा? यस। कौन ज्यादा बढ़ा? वॉल्यूम। अगर नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर ज्यादा बढ़ जाएगा तो रेशो कम हो जाएगा ना। तो स्मॉल बॉडी साइज का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो हाई आता है और लार्ज बॉडी साइज का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो लो आता है। दिमाग की बत्ती जलाओ। सरफेस एरिया, बॉडी साइज बढ़ने पर सरफेस एरिया बढ़ेगा? यस। वॉल्यूम भी बढ़ेगा? यस। कौन ज्यादा बढ़ेगा? वॉल्यूम, क्योंकि ये क्यूब में बढ़ रहा है। और अगर वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी तो भाई रेशो कम हो जाएगा ना। तो रेशो कम हो गया, यही यूज करना है। एनसीईआरटी कहता है जिसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो कम है उसका हीट लॉस पर यूनिट वॉल्यूम भी कम है। लोअर हीट लॉस पर यूनिट वॉल्यूम लार्ज बॉडी के लिए। इसलिए इनका जो सर्वाइवल है वो लो टेम्परेचर में बेहतर है, क्योंकि इनका हीट लॉस कम हो रहा है, जिसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो कम आ रहा है। एक और तरीका लेता हूं, और तरीका देखना, अपने आप बुद्धि लगाना है। जो फैक्टर है हीट लॉस का, ये किससे रिलेटेड है? ये सरफेस एरिया से रिलेटेड है। बॉडी में हीट लॉस कौन करा रहा है? बॉडी का सरफेस एरिया, यहीं से तो हीट बाहर जा रही है। बॉडी में हीट प्रोड्यूस कौन कर रहा है? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म कहां चल रहा है? बॉडी के वॉल्यूम में। इसका मतलब जो हीट प्रोडक्शन है, हीट प्रोडक्शन किससे रिलेटेड है? वॉल्यूम से रिलेटेड है। अब फिर साइंस चलानी है। जब बॉडी का साइज बढ़ा तो क्या सरफेस एरिया बढ़ा? यस। मतलब क्या हीट लॉस के चांस बढ़े? यस। हाँ, पूरी बात सुनिए, आधी से डिसीजन नहीं लेना है। हीट लॉस के चांस बढ़े? यस। बॉडी साइज बढ़ा तो क्या वॉल्यूम भी बढ़ा? यस। वॉल्यूम से कौन बढ़ा? हीट प्रोडक्शन।
फिर तुलना करनी है। बॉडी साइज बड़ा होने पर हीट लॉस भी बढ़ा, हीट प्रोडक्शन भी बढ़ा। कौन ज्यादा बढ़ा? प्रोडक्शन, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है? आर क्यूब। इसका मतलब बॉडी साइज बड़ा होने पर हीट लॉस भी बढ़ा, प्रोडक्शन भी बढ़ा। कौन ज्यादा बढ़ा? प्रोडक्शन। इसका मतलब नेट तो बेनिफिट हो गया ना। सो जब बॉडी का साइज बड़ा होता है ऑर्गेनिज्म की, तो उसका जो हीट लॉस हो रहा है प्रोडक्शन की तुलना में वो उतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि बॉडी साइज बड़ा होने पर प्रोडक्शन को फायदा ज्यादा और हीट लॉस को फायदा कम। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिज्म को बेटर सर्वाइवल मिल गया। सो लार्ज बॉडी साइज हैज बेटर सर्वाइवल इन कोल्डर एनवायरमेंट। लार्ज बॉडी साइज का कोल्ड एनवायरमेंट में बेटर सर्वाइवल होता है। यही बर्गमैन्स रूल है। ये लिख दिया रिजल्ट, बेटर सर्वाइवल लार्ज वाले के लिए इन कोल्ड रीजन। जो स्टोरी बोली है उसको पूरे को एक साथ बोलूंगा, ध्यान से सुनना है, रिपीट करूंगा। छोटे साइज बॉडी का उसमें सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम। अगर बॉडी का साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अंदर का जो वॉल्यूम है ये भी बढ़ेगा। कौन ज्यादा बढ़ेगा? कौन ज्यादा बढ़ेगा? वॉल्यूम। और अगर वॉल्यूम वाली वैल्यू, नीचे की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, तो रेशो क्या हो जाएगा? कम। रेशो कम हो जाएगा तो इसी का साइंस में मीनिंग है, जिसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो कम आता है उसका हीट लॉस प्रति यूनिट वॉल्यूम के संदर्भ में कम होता है। समझने का दूसरा तरीका, बॉडी साइज बड़ा होने पर हीट लॉस के चांस बढ़े सरफेस एरिया से, लेकिन प्रोडक्शन के चांस उससे भी बढ़िया बढ़ गए, तो ऑर्गेनिज्म हीट के मामले में, बॉडी हीट के मामले में नेट बेनिफिट में आ गया। नेट बेनिफिट में आ गया तो कोल्डर रीजन में उसका सर्वाइवल बेटर है। ये कहानी पहले ही बोल दिया था, बर्गमैन्स रूल का क्वेश्चन आएगा तो अच्छा आएगा, और 2-3 बार नीट में इसका सवाल आ चुका है। ये फेवरेट पार्ट है टेम्परेचर में से, एनसीईआरटी भी देता है और नीट का भी फेवरेट पार्ट है। बर्गमैन्स रूल पूरा एक्सप्लेन किया इसको। अगला केस आ गया एलन्स रूल का। हाँ जी, यहां एलन का मतलब यहां पर है साइंटिस्ट का नाम। एलन्स रूल, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर रीजन्स, कोल्डर क्लाइमेट्स या रीजन्स, वो एक ही मतलब है, रीजन का क्लाइमेट होगा, जनरली हैव शॉर्टर अपेंडेजेस। सामान्य रूप से उनमें छोटे अपेंडेजेस होते हैं। या तो अपेंडेजेस लिख कर देगा या एनसीईआरटी के एग्जांपल लेगा, जैसे लिम्ब्स, ईयर्स, इनका साइज छोटा होगा टू मिनिमाइज हीट लॉस। अब बहुत संभल के चलना है। अब ये पूरी बॉडी के साइज की बात नहीं कर रहा है, केवल लिम्स की बात कर रहा है। जैसे ये हाथ है, कान है, ईयर पिन्ना है। अब इन पर अप्लाई करके देखो, हाथ में क्या है कि इसकी लंबाई इतनी फैली हुई है, वो पूरे आर्म में लिम्स, पूरा लिम्ब, जो बाजू है और हाथ है, तो बाजू में, हाथ में, इनमें क्या हो रहा है? इनमें वॉल्यूम तो उतना ज्यादा नहीं है, पर इनका फैलाव काफी ज्यादा है। ऊपर से आगे जाकर ये उंगलियां ऐसे डिवाइड हो गई, तो आपकी बेसिक साइंस की नॉलेज बताएगी कि इस प्रकार का डिवीजन जो आप विलाई, माइक्रोविलाई में भी पढ़ते हैं, इससे भी सरफेस एरिया बढ़ता है। तो इनमें सरफेस एरिया बढ़ रहा है काफी, इनमें वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, मोटाई ज्यादा नहीं है। और कान में, इसमें तो कुछ भी मोटाई नहीं है, इसमें तो इधर उधर मुड़ रहा है, फैलाव हो रहा है। इसीलिए तो ये हीट लॉस का एंटीना है। सर्दी लगती है तो पहले इनको ढकते ना, कि सर्दी लग रही है, कान ढको, घर वाले कहते हैं कान ढको। तो ये किस लिए? क्योंकि ये हीट लॉस के एंटीना है, इनसे हीट लॉस हो रहा है। तो जो कोल्डर रीजन है उनमें इनका साइज रिलेटिवली छोटा है। ऐसा नहीं है एकदम ही छोटा हो जाएगा, थोड़ा इफेक्ट आएगा। बायोलॉजी में ऐसे नहीं अचानक हाथ पांव बिल्कुल गायब हो गए, तो ये रिलेटिवली छोटे पाए जाएंगे। तो इससे क्या होगा? हीट लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो एप्लीकेशन है यहां पर रूल का, ये कह रहा है लिम्स का साइज छोटा होगा, हीट लॉस कम हो जाएगा। आप देखो इसको, आप अपनी डेली लाइफ में भी तो अप्लाई करते हो, ठीक है, स्ट्रक्चरली नहीं, आगे काम आएगा बिहेवियरली। जब सर्दी का मौसम होता है, चारों तरफ बहुत सर्दी है, तो आप क्या करते हो? पहले मुट्ठी बंद करोगे, आपने फिंगर्स क्लोज कर दी, फिर इससे काम नहीं चले तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया। बॉडी का एक्सपेंशन जो है इधर उधर फैलाव का, आप इसको
इकट्ठा करके सरफेस एरिया कम कर रहे हो बॉडी का, एलेंस रूल को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि अच्छा नेचर ने नहीं बनाया तो मैं खुद छोटे कर देता हूं लपेट के, और इससे भी काम नहीं चले तो फिर पूरा ही सिकुड़ जाओगे। तो इसका मतलब ये पॉइंट अपने आप में एप्लीकेबल है। बस ये पॉइंट बिहेवियर का नहीं है, मैंने जो अपना केस दिखाया ह्यूमन का वो बिहेवियर है। ये तो जनरल अभी स्ट्रक्चरल लेवल पे बात कर रहा है, इसका बिहेवियरल एडेप्टेशन से मतलब नहीं है। फिर एनसीईआरटी के 2 टर्म आएंगे, सब टेम्परेचर की स्टोरी चल रही है। स्टेनोथर्मल, स्टेनोथर्मल जैसे यहां पर जो टर्म है थर्मल तो एकदम तुरंत पहचान जाओगे, टेम्परेचर से रिलेटेड है। स्टेनो वर्ड का मतलब जो है वो है नैरो रेंज। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी टेम्परेचर के बदलाव को सहने की क्षमता कम है। संभल के चलना है। नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो कम तापमान में पाए जाते हैं, कम टेम्परेचर में पाए जाते हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। चाहे ये 20 डिग्री में मिले, 25 में मिले, लेकिन मिलेगा 25 में ही, 20-22 में ही, 5 डिग्री पे नहीं मिलेगा। अगर 5 में मिलता है तो 5 में मिलेगा, 25 पे नहीं मिलेगा। रेंज नैरो है, टेम्परेचर के ज्यादा बदलाव को सहने की क्षमता इनकी बॉडी में नहीं है। ये नैरो रेंज के ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कहलाते हैं स्टेनोथर्मल। डिस्ट्रीब्यूशन भी कम एरिया में हुआ, क्योंकि भैया दुनिया में तो टेम्परेचर अलग अलग एरिया का बदल रहा है। आप एक ही एरिया में एक ही पर्टिकुलर रेंज के टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हो, तो दूसरे एरिया में रहना संभव नहीं होगा। ऐसे ऑर्गेनिजम्स कौन है? एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं। आपकी जूलॉजी की नॉलेज साथ लगेगी। ये जो एम्फीबियंस रेप्टाइल्स हैं, इनमें बॉडी का टेम्परेचर इंटरनली कंट्रोल करने की एबिलिटी नहीं है, इसलिए ये कहलाते हैं एक्टोथर्म्स। मतलब बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल कंडीशंस। बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल कंडीशंस। क्यों मैंने ये टर्म लिखा? एनसीईआरटी बहुत ही चालाक है। एनसीईआरटी ने अपनी थ्योरी में एक्टोथर्म टर्म पढ़ाया ही नहीं, और पीछे जाकर जो सवाल किए उनमें पूछ लिया कि एक्टोथर्म एंडोथर्म का अंतर बताओ, तो बच्चा पीछे पन्ने पलटता है और पन्ने पलट के आगे फिर बैठ जाता है, कहीं है नहीं। भैया यही है वो एक्टोथर्म, वही है जो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और ये और कुछ नहीं है, ये यही स्टेनोथर्मल है। क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसके एंजाइम पे तो बाहर का टेम्परेचर सीधा प्रभाव डालेगा, तो भैया वो वहीं रह पाएगा जहां सूटेबल है, दूसरे एरिया में नहीं जा पाएगा। इनसे एडवांस कौन है? तुरंत पहचानते हो आप, यूरीथर्मल, जिनकी टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? क्योंकि ये हैं बर्ड्स, मैमल्स, ये हैं एंडोथर्म्स, ये एंडोथर्म्स है। बॉडी टेम्परेचर इंटरनली रेगुलेटेड, बॉडी टेम्परेचर इंटरनली रेगुलेटेड बर्ड्स एंड मैमल्स में। जब बॉडी टेम्परेचर इंटरनली रेगुलेटेड है, तो अब ह्यूमंस को आप देख लो, दुनिया भर में फैले हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल क्षेत्र में भी पाए जा रहे हैं, टेम्परेट में भी पाए जा रहे हैं, पोलर रीजन में भी टेंट लगा के रिसर्च कर रहे हैं। 5 डिग्री में भी पाए जाते हैं ह्यूमंस, 50 डिग्री में पाए जाते हैं, क्योंकि बॉडी का इंटरनल जो एंजाइम के ऊपर मेटाबॉलिक है, उस पर तो बाहर के टेम्परेचर का सीधा प्रभाव ही नहीं है। हम तो 37 है तो 37 ही रहेंगे ना। उसका यह मतलब नहीं है कि बर्फ में दबा के 4 दिन पूछो, हाँ बेटा 37 है क्या, अरे उसकी भी तो रेंज होती है, वो भी आएगा आगे डिस्कशन में। तो इसका मतलब आप सामान्य कंडीशन में आप वेरिएशंस देखेंगे तो 0 पर भी सर्वाइवल है मैमल्स का, 50 डिग्री पर भी सर्वाइवल है, बर्ड्स के लिए भी ऐसी स्टोरी है। तो ये ऑर्गेनिजम्स विच हैव वाइड रेंज ऑफ, इनकी रेंज, इस शब्द पर जरा हमेशा ध्यान देना, रेंज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूरीथर्मल वो हैं जो हाई टेम्परेचर में पाए जाते हैं, नहीं, जिनकी रेंज ज्यादा है, इसीलिए मैं 5 डिग्री और 50 डिग्री की बात करता हूं, जिनकी टेम्परेचर रेंज ज्यादा है। और भैया जिसकी रेंज ज्यादा होगी तो इसका मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बेटर पाया जाएगा, क्योंकि अर्थ पर जब अलग अलग प्रकार के टेम्परेचर हैं, सब में सर्वाइव करेगा तो सब जगह पाया जाएगा। तो तुलनात्मक रूप से देखना है। कई बच्चे यहीं फंस जाते हैं
सर एम्फीबियन रेप्टाइल को आप कह रहे हो कि इनकी रेंज कम है, अरे किसकी तुलना में कम है ये भी तो देखो। वैसे तो बहुत पाए जाते हैं एम्फीबियन रेप्टाइल भी, लेकिन कंपैरिजन देखो सही, किसकी तुलना में, यूरीथर्मल की तुलना में या एंडोथर्म्स की तुलना में उनकी जो रेंज है डिस्ट्रीब्यूशन की वो कम है, उतना सक्सेसफुल नहीं है। तो ये दोनों टर्म हो गए एनसीईआरटी के। फिर इसके बाद पॉइंट आता है, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, बिल्कुल बहुत आसान, ये थोड़े एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा पॉइंट है पर एकदम आसान है। प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, 4 कैटेगरी है, नाम याद करने हैं केवल। मेगाथर्म्स, ऐसे प्लांट्स जो हाई टेम्परेचर एरियाज में पाए जाते हैं, जो अभी तक कहानी सुनाता आ रहा हूं आपको ट्रॉपिकल प्लांट्स की, जो ट्रॉपिकल क्षेत्र उसमें टेम्परेचर ज्यादा है वहां पाए जाने वाले प्लांट क्या कहलाएंगे, मेगाथर्म्स कहलाते हैं। वो कहीं नाम आ जाए बस, अलग से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। मीजोथर्म्स, ऐसे प्लांट्स जो मॉडरेट टेम्परेचर, जहां पर एवरेज टेम्परेचर मॉडरेट है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वो मीजोथर्म्स हैं। जैसे उत्तर भारत का अधिकतर हिस्सा इसी कैटेगरी में है, जिसमें पतझड़ वाले जंगल पाए जाते हैं, डेसिडस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो टेम्परेट रीजन के भी हो सकते हैं, सब ट्रॉपिकल के भी हो सकते हैं। उत्तर भारत का हिस्सा दोनों प्रकार के एनवायरनमेंट है, उसमें सब ट्रॉपिकल भी है और टेम्परेट भी है। तो टेम्परेट डेसिडस भी एग्जांपल में आता है और सब ट्रॉपिकल डेसिडस भी आता है। पतझड़ वाला होना चाहिए तो वो मॉडरेट की कैटेगरी में आएगा, पतझड़ वाला होना चाहिए। तो ये मीजोथर्म हो गया, टर्म अपने आप क्लियर करेंगे। मेगा हाई टेम्परेचर वाले, मीजो एवरेज टेम्परेचर वाले, माइक्रो कम टेम्परेचर वाले, ऊंचे पहाड़ों पर जो कॉनिफर्स पाए जा रहे हैं, पाइन ट्रीज पाए जा रहे हैं, बर्फ गिरती है जहां पर, ये माइक्रोथर्म्स है। और कुछ ऐसे हैं जहां बर्फ गिरती नहीं, साल भर जमा ही रहती है, उनके लिए टर्म है ये। इसी की वजह से स्टोरी सुनाई है एक्चुअली, तो ये कहीं कहीं ये टर्म आ जाता है, इसकी वजह से सुनाई है स्टोरी। हेकिस्टोथर्म्स और साइक्रोफाइट्स, हेकिस्टोथर्म्स या साइक्रोफाइट्स वो हैं जो वेरी लो टेम्परेचर में पाए जाते हैं, वेरी लो टेम्परेचर में। और प्रोमिनेंट एग्जांपल हैं पोलर रीजन में पाए जाने वाले लाइकेंस और कुछ ग्रासेस। पोलर रीजन में, मैं सारे लाइकेन की बात नहीं हो रही है, सम लिखा है, कुछ लाइकेंस और ग्रासेस जो पोलर रीजन में पाए जाते हैं वो हेकिस्टोथर्म या साइक्रोफाइट्स कहलाते हैं। ये मेन टर्म है जिसकी वजह से स्टोरी सुनाई गई है। 4 जो टर्म आए वो इसकी वजह से आए। फिर उसके बाद पॉइंट आता है यहां पर अगले फैक्टर का, एकदम आसान पॉइंट है अगले फैक्टर का, ये वाटर का। इसमें कुछ ज्यादा स्टोरी नहीं है इस फैक्टर में, छोटा एनसीईआरटी ने भी कम दिया है, लिमिटेड पॉइंट्स है। इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब टेम्परेचर के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाता है वाटर। किसको अफेक्ट करने वाला, ऑर्गेनिजम्स के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने वाला। अब पानी क्या मतलब, तालाब की तरह हर जगह पानी भरा हुआ तो है नहीं है, तो पानी के उपलब्धता की बात होगी तो इसका मतलब बात हो रही है किसकी, इट रिलेट्स टू रेनफॉल, रेनफॉल से रिलेट करता है। 2 तरह के एग्जांपल लिए एनसीईआरटी ने भी लिए, एनसीईआरटी ने एक बोला, मैंने उसके दोनों साइड ले लिए। डेजर्ट में रेनफॉल बहुत कम, वेरी पुअर रेनफॉल, एक वैल्यू बता दी जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। लोएस्ट हाईएस्ट वाले जो पॉइंट होते हैं ये काम के होते हैं। लेस देन 25 सेंटीमीटर पर ईयर, डेजर्ट में रेनफॉल लेस देन 25 सेंटीमीटर पर ईयर। जैसे ही मैं लिखता हूं 25 सेंटीमीटर तो कई बच्चे सवाल करते हैं सर बरसात को सेंटीमीटर में कैसे नाप रहे हो। भाई जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है ना, उसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो चिन्हित जगह पर बरसात के पानी को इकट्ठा करके ये बताते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट में इतना पानी भरा है इस बरसात में, उसके हिसाब से, और साल भर के सारी एवरेज उसको जोड़ते हैं, वो तब बताते हैं कि साल भर में कितना पानी इसमें इकट्ठा हुआ। दैट इज लेस देन 25 सेंटीमीटर पर ईयर इन डेजर्ट। उल्टी कंडीशन बिल्कुल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में 400 सेंटीमीटर पर ईयर या इवन उससे भी ज्यादा। मैंने एक ऐसे वैल्यू लिखी है जो लगभग करेक्ट आंसर के आसपास आएगी, 400 सेंटीमीटर पर ईयर। अब आप अंतर देख लो, इतनी भारी बरसात का अंतर यहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो ये रेनफॉल, पानी कम और ज्यादा, इसमें पानी के गुण की बात की या मात्रा की, क्वांटिटी की, मात्रा की। इसका मतलब रेनफॉल जो है वो वाटर क्वांटिटी से रिलेटेड है।
लेकिन क्या पानी की क्वांटिटी, पानी की मात्रा अकेला फैक्टर है जो ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करती है? ना, एनसीईआरटी कहता है पानी की क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है, वाटर क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट इशू है। क्वालिटी से मतलब मेरा यहां वाटर पोल्यूशन नहीं है, वो एक अलग इशू है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वाटर पोल्यूशन एट ऑल, बिल्कुल भी यहां पोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। यहां वाटर क्वालिटी का मतलब है सैलिनिटी, मतलब सॉल्ट कंसंट्रेशन इन वाटर, पानी में कितनी मात्रा में सॉल्ट है, ये वाटर की क्वालिटी को चेंज कर देगा और उसमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स इससे प्रभावित होंगे। तो ये क्वांटिटी का मैटर आ गया, ये क्वालिटी का मैटर आ गया। क्वालिटी का डिस्कशन है आगे, तुरंत आगे चलूंगा। ये आ गया क्वालिटी का डिस्कशन। वाटर की क्वालिटी को के हिसाब से मतलब उसकी सॉल्ट कंसंट्रेशन, वाटर में सॉल्ट कंसंट्रेशन के हिसाब से एनसीईआरटी 3 कैटेगरीज की बात करता है यहां पर सॉल्ट कंसंट्रेशन के हिसाब से। फ्रेश वाटर, सलाइन वाटर, हाइपर सलाइन लेगून्स। फ्रेश वाटर वो जो नदी तालाब में पानी है, इसमें सॉल्ट कितना, लगभग 5 पीपीटी, ऊपर लिखा है सॉल्ट 5 पीपीटी। पीपीटी का मतलब पार्ट्स पर 1000, मतलब पानी के अंदर अगर 1000 जो मॉलिक्यूल्स हैं या 1000 जो वॉल्यूम कंटेंट है वो है टोटल, तो उसमें से 5 किसका, लगभग सॉल्ट का। टोटल कंटेंट में से 5 सॉल्ट का और बाकी पानी का। एक वॉल्यूम में कोई सपोज आपने 1 लीटर ले लिया, 1000 ml हो गया, तो उस 1000 ml में से 5 ml सॉल्ट है, बाकी पानी है, ये 5 पीपीटी। समुद्र के अंदर लगभग 30 से 35 पीपीटी उधर लिखा है पार्ट्स पर 1000। ये वैल्यू याद रखनी है, सब एनसीईआरटी की वैल्यू है, ये रटने वाली वैल्यू है। कुछ पूछ सकता है इनमें से, डायरेक्ट सिंपल छोटे बच्चे वाला क्वेश्चन बन सकता है। 5 पीपीटी, 30 to 35 पीपीटी। हाइपर सलाइन लगून में मोर देन 100 पीपीटी, 100 पीपीटी से भी ज्यादा। अब ये हाइपर सलाइन लगून होते क्या है, समुद्र के किनारे पर कई बार कटाव होकर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। ये समुद्र का पानी और लहरें जब यहां मिट्टी पर टकराएंगी तो ये मिट्टी का कटाव करेंगी और कटते कटते गड्ढा बन गया समुद्र के किनारे पर, और इसके अंदर पानी भर गया, समुद्र का पानी भर गया। लेकिन क्या होगा, इवेपोरेशन से पानी तो गायब होगा, सॉल्ट यहीं रह जाएगा, सॉल्ट यहीं रह जाएगा। अब क्या होगा, थोड़े दिन में फिर कोई बड़ी लहरें आई और बड़ी लहरों से फिर से इस क्षेत्र में पानी भर गया, मतलब पानी बार बार भर रहा है, इवेपोरेशन हुआ, सॉल्ट यहीं रह गया, फिर से बड़ी लहरें आई, इस गड्ढे में पानी भर दिया, इवेपोरेशन हुआ, सॉल्ट यहीं रह गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां तो सॉल्ट इकट्ठा होता जा रहा है और यहां सॉल्ट इकट्ठा होता हुआ जा रहा है। पानी आता है, लहरें आती हैं, गड्ढे में पानी भरती हैं, समुद्र के किनारे पर इवेपोरेशन हो जाता है, पानी गायब, सॉल्ट वहीं रह गया। तो इसका मतलब अगली बार जब पानी आएगा तो वो अपना नमक तो लेकर आ ही रहा है समुद्र से, और ये पुराना नमक भी उसमें मिक्स हो गया। यही रीजन्स कहलाते हैं हाइपर सलाइन लगून्स। इनको ही हाइपर सलाइन लगून बोलते हैं, जिसको एनसीईआरटी कहता है मोर देन 100 पीपीटी। ये पॉइंट यहां पर आ गया। अब जो आखिरी पॉइंट आता है इन सब डायरेक्ट डिस्कशन के बाद, जैसे टेम्परेचर में आए थे ऐसे ही 2 टर्म है, ऐसे ही 2 टर्म है, यूरी हेलाइन, स्टीलो हेलाइन। यूरी हेलाइन वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी सॉल्ट के लिए, सॉल्ट कंसंट्रेशन के लिए वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस है। EURY, यूरी, ये वाइड रेंज के लिए यूज होता है। हेलाइन सॉल्ट के लिए यूज होता है। सो सॉल्ट के लिए, सॉल्ट की कंसंट्रेशन बदलाव के लिए बड़ी रेंज मतलब कम सॉल्ट में भी मिल जाएगा, ज्यादा में भी मिल जाएगा, ये यूरी हेलाइन कहलाते हैं। कैसे ऑर्गेनिजम्स, जैसे 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिए, सैमन फिश एंड मैनग्रूव प्लांट्स। मैनग्रूव प्लांट्स पाए जाते हैं समुद्र के किनारों पर, उन क्षेत्रों में जहां नदी जाकर समुद्र में मिल रही है। तो भाई नदी का फ्रेश वाटर भी आता है वहां पर, उसको भी बर्दाश्त कर रहे हैं, समुद्र का खारा पानी भी है, सॉल्टी वाटर भी है, उसको भी बर्दाश्त कर रहे हैं।
ये मैनग्रोव प्लांट्स दोबारा भी आएंगे आगे, ये इंपॉर्टेंट वेजिटेशन है, एडाप्टेशन में भी आएगा। तो ये मैनग्रोव प्लांट्स मिलते हैं उन क्षेत्रों में। सैमन फिश समुद्र में पाई जाती है, पर जूलॉजी में पढ़ते हैं आप कि ये माइग्रेट करती है, रिवर में भी आ जाती है। तो इसका मतलब इस रिवर के पानी को भी बर्दाश्त कर सकती है जो फ्रेश वाटर है, और समुद्र के खारे पानी को भी बर्दाश्त कर सकती है। तो इसकी कंसंट्रेशन रेंज जो है सॉल्ट के लिए वो वाइड है। यूरी हैलाइन, स्टीनोहैलाइन उल्टा नैरो रेंज, जिसकी नैरो रेंज होगी सॉल्ट कंसंट्रेशन के लिए, वो क्या है? स्टीनोहैलाइन है। सिंपल। जो नदी तालाब में पाई जाने वाली मछलियां हैं फ्रेश वाटर में, उनमें खारे पानी को बर्दाश्त करने की एडाप्टेशंस वगैरह नहीं होती हैं। तो अधिकतर, ऑल तो नहीं, अधिकतर जो फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं वो इसी कैटेगरी में आती हैं, स्टीनोहैलाइन की कैटेगरी में आती हैं। तो ये एकदम स्ट्रेट टर्म। टेम्परेचर में क्या आया था? यूरी थर्मल, स्टीनोथर्मल। यहाँ क्या आया? यूरी हैलाइन, स्टीनोहैलाइन। चारों एनसीईआरटी के टर्म हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको रिवाइज करना है। और एनसीईआरटी का जो पेज नंबर है वो पहले ही आपको बता रखा है। ये आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 221, 222 के आसपास के डिस्कशंस चल रहे हैं। एनसीईआरटी के पेज नंबर 221, 222, ये वाटर तक का फैक्टर।